सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भोजन के पाचन में किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अवकरण प्रभावी है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में वायु पहले फेफड़ा में पहुंचती है, फिर फेफड़ा में क्या होती है, ऑक्सीजन उससे अलग होके ब्लड में मिल जाती है और वो ब्लड पहले हृदय में जाती है और हृदय जब पंप करती है तो वो हृदय से ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के विभिन्न कोशिका में क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब दूसरी क्रिया क्या होती है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो मुख गुहा द्वारा भोजन क्या होता है, ग्रास नली होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचती है और आमाशय से होते हुए हमारी छोटी आंत में पहुंचती है, जहां पे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और उस भोजन से छोटी आंत क्या करती है, भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है उसे ग्लूकोज में बदल देती है। किसमें बदलती है, ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज को वो किसमें मिला देती है, ब्लड में मिला देती है, ठीक ना। और फिर वो ब्लड विभिन्न भागों में पहुंचती है और कोशिका से ऑक्सीजन प्राप्त कर, कोशिका से ऑक्सीजन प्राप्त कर ये अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, जो श्वसन की क्रिया में बाहर छोड़ते हैं और जल मुक्त करती है और क्या देती है, हमें ऊर्जा देती है। और इसी ऊर्जा से हम लोगों का जो है जितना भी कार्य होता है इसी ऊर्जा से होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो बरकरार रखने में यही ऊर्जा मदद करती है। ठीक है, तो पाचन की क्रिया में क्या देखे कि ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया हुआ, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए देखिए, वही मैंने डिफाइन किया है कि पाचन की क्रिया में ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज बना था पाचन की क्रिया में, वो ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से, कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त करती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखती है और साथ ही साथ विभिन्न कार्यों को करने में भी सहायता प्रदान करती है। तो अभिक्रिया कैसे किया, तो सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन की क्रिया में बाहर निकलती है, जल बनाया तो जल जो है आपका बाहर निकल जाती है और ऊर्जा मुक्त किया। तो ऊर्जा जो मुक्त करती है वो ऊर्जा हमारे शरीर के टेम्परेचर को बरकरार रखती है और साथ ही साथ हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, चाहे बोलने की क्रिया करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, उसमें मदद करती हैं। तो ये था आपका भोजन का पाचन। अब हम लोग विकृत ग्रंथिता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण के भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीकरण और अवकरण के भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, विकृत ग्रंथिता एग्जाम में कई बार टिप्पणी भी लिखने आ जाता है, विकृत ग्रंथिता पे टिप्पणी लिखे, तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए। विकृत ग्रंथिता मतलब क्या होता है, इसको तोड़ते हैं। देखिए, इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। विकृत मतलब होता है खराब, विकृत मतलब क्या होता है, खराब, और गंध मतलब होता है गंध, गंध देना, यानी खराब गंध देना ही क्या कहलाता है, विकृत ग्रंथिता। अब भोजन खराब गंध कब देता है, जब भोजन खराब हो जाती है। तो भोजन खराब कब होती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, वसा युक्त या जिस खाद्य पदार्थ में हम लोग तेल का ज्यादा यूज किए हैं, उस खाद्य पदार्थ को जब हम लोग खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं, खुले वायुमंडल में क्या किए, इसे छोड़ दिए, तो ये खुले वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस उपस्थित है, ऑक्सीजन गैस है। तो खुले वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है और ये भोजन क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी भोजन ऑक्सीकृत हो जाती है। और जब भोजन ऑक्सीकृत हो जाती है ना, तो भोजन धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बासी भोजन। ठीक है, और इसी भोजन से जब भोजन खराब हो जाती है तो खराब गंध आने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विकृत ग्रंथिता। क्या कहते हैं, विकृत ग्रंथिता। तो विकृत ग्रंथिता किसे कहेंगे, मैंने परिभाषित कर दिया इसे कि जब, सुनिएगा, जब भोजन को यानी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो ये वायु में उपस्थित किससे अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से ये ऑक्सीकृत हो जाती हैं और ऑक्सीकृत होकर ये खराब गंध देना
शुरू कर देती हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता मतलब हो गया खराब गंध देना। ठीक है, तो परिभाषा यह लिख चुके हैं कि जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब गंध देने लगती है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब बात आती है कि भोजन को हम लोग किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहले यहां पे समझिए कि आखिर भोजन खराब किसके कारण से हुआ, ऑक्सीजन के कारण से ना। अब सोचिए अगर भोजन को ऑक्सीजन मिले ही नहीं तो बताइए कभी खराब होंगे क्या। आप देखे होंगे घर में मम्मी सब अगर अचार बनाती होगी, अचार में सिरका का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, सिरका का। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जानते हैं सिरका क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। सिरका क्या करता है, अचार को ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने ही नहीं देता है। सिरका अचार से ऑक्सीजन का अभिक्रिया होने ही नहीं देता है, जिसके कारण से अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इस सिरका को हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, ऑक्सीजन का एंटी। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला करके बताइए इसे सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं, एक उपाय। दूसरा क्या, अगर इसे हम लोग क्या करें, वायुरुद्ध बर्तन में रख दे। वायुरुद्ध बर्तन मतलब हो गया जिसमें वायु उपस्थित ही नहीं रहती है। अगर वायुरुद्ध बर्तन में रख दे जिसमें कि वायु प्रवेश नहीं करती है तो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश ही नहीं करेगा, जिसके कारण से हमारा भोजन क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दो हुआ। तीसरा क्या, देखते हैं जब भोजन पका हुआ भोजन आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तो फ्रिज में डालने से होता क्या है कि वो जब अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा, तो वहां पे क्या होती है ना, कुछ कीटाणु सब जो होती है यानी कि सूक्ष्म जीवाणु सब जो होती हैं वो धीरे धीरे पनपना शुरू करती है, जिसके कारण से भोजन खराब होती है। लेकिन जब हम भोजन को फ्रिज में डाल देते हैं तो फ्रिज में डालने के कारण वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एक कारण। दूसरा क्या, अधिक न्यून तापमान रहने के कारण, कम तापमान रहने के कारण सूक्ष्म जीव वहां पे जिंदा नहीं रहता है, जिसके कारण से भोजन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तीन हुआ उपाय। चौथा उपाय क्या हुआ कि नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने नहीं देती है किसी भी भोज्य पदार्थ का। देखिएगा आप लोग जब कुरकुरे खाते होंगे या चिप्स खाते होंगे तो उसका थैली खुला हुआ रहता है, जानते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो उससे जितना भी ऑक्सीजन गैस या अदर गैस रहता है उसको निकाल दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस खाद्य पदार्थ का यानी चिप्स की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देती है, जिसके कारण से चिप्स क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आप जिस समय खाते हैं उस समय भी आपका चिप्स क्या रहता है, सुरक्षित रहता है और स्वादिष्ट रहता है। तो वही देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, भोजन को खराब होने से बचाने के उपाय। भोजन को खराब होने से बचाने के क्या क्या उपाय है। पहला, एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वैसा पदार्थ मिला के जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने ही नहीं देगा, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर पहला उपाय। दूसरा क्या, रेफ्रिजरेटर में रख के यानी फ्रिज में रख करके हम बचा सकते हैं। तीसरा क्या, वायुरुद्ध बर्तन में, वैसा बर्तन में रख देंगे जिसमें वायु प्रवेश ही नहीं करेगा। तो बताइए भोजन सुरक्षित रहेगा ना। अब इसके बाद चौथा देखिए, नाइट्रोजन से प्रभावित करके। नाइट्रोजन से प्रभावित करने का मतलब हुआ उस पदार्थ में नाइट्रोजन को मिला देंगे या फिर नाइट्रोजन से उसे क्या कर देंगे, संरक्षित कर देंगे। इसके कारण से क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यानी कि चिप्स की थैली से सारा गैस निकाल लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर देने के कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण से क्या होता है, आपका कुरकुरे हो या चिप्स हो वो सुरक्षित रहता है। ठीक है। तीसरा हम लोग सीखेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो संक्षारण मतलब होता है नष्ट होना। अब नष्ट कौन होगा, तो कोई भी धातु नष्ट होती है। तो धातु नष्ट कैसे होती है तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए कोई भी एक धातु है, ठीक ना, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई धातु है। इस धातु को जब हम लोग खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं, कहां पे छोड़ देते हैं, खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो यह धातु वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अम्ल भी है, इसके अलावा जलवाष्प भी है। इस सभी से क्या करता है, ये अभिक्रिया करती है। क्या करती है, अभिक्रिया करती है। और अभिक्रिया करके ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण मतलब हुआ कि जब धातु नष्ट होने लगती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। लेकिन धातु नष्ट कब होती है, जब धातु की अभिक्रिया
ऑक्सीजन से हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा ना, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर वाला परत जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा पूरा धातु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप लोग देखे होंगे ना, छड़, जब घर से छड़ बाहर निकला हुआ रहता है तो उसमें धीरे धीरे जंग लग के धीरे 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 पूरा लोहा नष्ट हो जाती है। तो वही चीज कहलाता है आपका संक्षारण। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या परिभाषा में लिखा कि जब किसी धातु को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जलवाष्प से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए ना, मैग्नीशियम धातु था, इसे खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो वो अपने ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लिया। अब देखिए ये परत जब हटाइएगा तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनेगा, फिर हटाइएगा तो इस तरह होते होते पता चलेगा एक दिन मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम धातु नष्ट हो गया। इसी प्रकार से आप देखे होंगे कोई भी चांदी का आभूषण जब आप बनाते हैं तो जब नया नया रहता है तो वो बहुत ही चमकदार रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे मलिन हो जाता है, यानी काला रंग हो जाता है उसका। ठीक है, तो वहां भी धातु का संक्षारण हुआ, वहां पे यही है कि बहुत कम संक्षारण हुआ। अब इसी तरह से देखिए जब लोहा को आप छोड़ देते हैं खुले वायुमंडल में तो क्या होता है, लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और जलवाष्प से अभिक्रिया करती है और बनाता क्या है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी को तो हम लोग जंग कहते हैं। किस चीज का निर्माण कर लिया इन्होंने, जंग का निर्माण किया। तो बताइए लोहा में आप देखे होंगे ना, जंग परत बाय परत उखड़ते जाता है और धीरे धीरे क्षण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। लेकिन जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। अब धातु को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो देखिए ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तब वो नष्ट होगा। अब इसके ऊपर में कोई ऐसा कवर डाल दे जिसे अभिक्रिया करे ही नहीं, तो बताइए धातु सुरक्षित रहेगा ना। तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे कि इस धातु के ऊपर में या तो किसी चीज का पेंट कर देंगे, वैसा पेंट कर देंगे जो कि इस सबसे अभिक्रिया नहीं होने देगा, या फिर दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, ग्रीस या वार्निश का लेप चला देंगे, इससे भी संक्षारण रुक जाएगा। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के क्या क्या उपाय है। पहला उपाय, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर, तेल या ग्रीस का जब लेप चढ़ा देते हैं तो ऑक्सीजन या फिर किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं होने देती है, जिसके कारण धातु सुरक्षित रहती है। उसी तरह से पेंट करके जस्तीकरण द्वारा, जस्तीकरण क्या होता है कि जब किसी धातु पे जस्ता का परत चढ़ाते हैं, किस चीज का परत चढ़ाते हैं, जस्ता का परत चढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। इससे भी क्या होता है, धातुओं का संक्षारण रुक जाता है। या फिर मिश्र धातु में बदलकर, मिश्र धातु मतलब क्या होता है, दो धातु को क्या करते हैं, पिघला करके और इसके बाद क्या करते हैं, उसको मिश्र धातु बना देते हैं। ठीक ना, तो जब पिघला के मिला करके मिश्र धातु बना देते हैं तो उसका संक्षारण क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस तरह से हम लोग धातु को संक्षारण मतलब नष्ट होने से बचा सकते हैं। दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन की क्रिया कैसे होती है। तो जब हम लोग किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, जैसे में कोयला को लीजिए, ठीक है, और जब कोयला को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है और क्या प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कोई भी पदार्थ जिसे जलाने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। यानी किसी पदार्थ को जलाने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है तो इस क्रिया को दहन कहते हैं। तो वही मैंने परिभाषा लिखा कि जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होती है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे देखिए कोयला है आपके पास, कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा। इसी प्रकार से मोमबत्ती आप ले लीजिए, जब मोमबत्ती को आप लोग जलाते हैं तो मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52, पेंटाकोसेन इसको कहते हैं। इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो देखिए क्या बनाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाएगा, और इसके अलावा हमें क्या देगा,
उष्मा देगा और प्रकाश देगा। तो इस क्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। अब हम लोग एलपीजी गैस के बारे में पढ़ेंगे। एलपीजी गैस यानी जिस गैस को आप घर में जलावन के रूप में यूज करते हैं ना, ईंधन के रूप में जलाते हैं, उस गैस को हम लोग कहते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड मतलब होता है द्रवीभूत, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम हो गया, गैस मतलब गैस हो गया, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इस गैस को क्या करते हैं ना, संपीड़ित करके यानी कि उस पर प्रेशर डाल करके उसे द्रवीभूत अवस्था में ला देते हैं। ठीक है। एलपीजी गैस में देखिए मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, लेकिन ब्यूटेन की जो मात्रा होती है एलपीजी गैस में वो सर्वाधिक होती है। इसीलिए ब्यूटेन गैस को एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कहा गया है। तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। ठीक है। अब बात आती है कि एलपीजी गैस का यूज कहाँ करते हैं। तो एलपीजी गैस का यूज कहाँ करते हैं, रसोई घर में ईंधन के रूप में जलाया जाता है ना। चलिए अब देखिए एलपीजी गैस वास्तव में जो पेट्रोलियम से एलपीजी गैस निकाली जाती है उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। सोचिए गैस में किसी भी प्रकार की गंध नहीं है। अगर सोचिए गैस लीक हो रहा हो, अगर उस गैस को भर के सिलेंडर में रखा जाए और उसे जलाने में यूज किया जाए और किसी तरह से गैस लीक हो जाए रसोई घर में, ठीक है, और गंध नहीं होती है उसमें, सोचिए वो लीक कर जाए और पूरे रसोई घर में वो फैल जाए और कोई जाए माचिस जलाए और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा वो। तो कोई दुर्घटना नहीं हो इसलिए उसमें क्या करते हैं, उस एलपीजी गैस में खराब गंध युक्त, खराब गंध मतलब थोड़ा भी लीक करे तो वो गंध देने लगे, वो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। देखते हैं आप ना, थोड़ा भी गैस लीक करता है तुरंत पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है। तो उसमें वही पदार्थ यानी बाहर से उसमें मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ, एथिल मरकैप्टन। इसी के कारण से गैस थोड़ा भी लीक करता है तो महकने लगती है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH होता है, C2H5SH होता है। चलिए देखिए अब एलपीजी गैस को आप जब जलाते हैं तो जलाने के बाद देखिए बनता क्या क्या है। तो एलपीजी गैस में मुख्य रूप से रहता क्या है, ब्यूटेन रहता है। ब्यूटेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाएगा और किसकी उत्पत्ति होती है, उष्मा की उत्पत्ति होती है। उसी उष्मा पे तो आप भोजन तैयार करते हैं, उष्मा तैयार होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों, यानी मैग्नीशियम का जो फीता होता है, रिबन होता है, उसको जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। देखिए इसका कारण समझाते हैं आपको। तो मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम का क्या है, फीता है आपके पास, यानी रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, ये किसका रिबन है, मैग्नीशियम का। होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं ना तो वायुमंडल में उपस्थित ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका परत इसके ऊपर में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसके ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब देखिए हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और अच्छी तरह से जलाना है। तो जब तक इसे हम लोग अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तब तक मैग्नीशियम का पूर्ण दहन नहीं होगा। तो मैग्नीशियम अच्छी तरह से जले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का जो ऊपरी परत है उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर किसका परत जमा कर लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा कर लेती है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ करते ताकि मैग्नीशियम रिबन अच्छी तरह से आग के साथ जल सके। ठीक है, तो इसका आंसर स्पष्ट हो गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है फिर कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्यों। तो इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में
क्या डाल रहे हैं हम लोग? लोहे का एक कील डाल रहे हैं, लोहे का एक कील डाल रहे हैं। तो विलियन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। अब जैसे उसमें लोहा को डाला जाता है तो होता क्या इसमें कि कॉपर और लोहा में अधिक अभिक्रियाशील है आपका लोहा। कौन अधिक अभिक्रियाशील है? लोहा। और आपको पढ़ाया था ना एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु के यौगिक से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। तो यहां भी वही होगा, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देती है, कॉपर को अलग कर देती है और बनाता क्या है? तो फेरस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा। और जानते हैं फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है, हल्का हरा रंग का होता है। तो अब देखिए पहले था कॉपर सल्फेट तो विलियन का रंग था नीला, अब बन क्या गया? बना फेरस सल्फेट तो इसका रंग कैसा हो गया? हल्का हरा हो गया। तो क्यों हल्का हरा हुआ ये बताइए तो? क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। तो सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सुनिए लिखेंगे इस तरह से, जब कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहे का एक कील डाला जाता है तो विलियन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करती है? विस्थापित कर देती है और फेरस सल्फेट का निर्माण करती है। फेरस सल्फेट बनने के कारण ही विलियन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होकर किस रंग में बदल जाती है? हरे रंग में बदल जाती है। तो ये आंसर स्पष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आपको देखिए क्वेश्चन है आपके पास, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है वो हट जाए और मैग्नीशियम क्या हो? अच्छी तरह से जले। तो वही मैंने आंसर लिखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है ताकि रिबन क्या हो? अच्छी तरह से जले। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं और लोहा खुद सल्फेट से जुड़कर फेरस सल्फेट का निर्माण करती हैं। फेरस सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं और फेरस सल्फेट का निर्माण करती हैं। ठीक है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण ही विलयन का नीला रंग गायब होकर हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभिक्रिया भी लिख दिए हैं। 3+CuSO4 कॉपर सल्फेट का रंग है नीला, बनाएगा क्या? तो Fe सल्फेट के साथ जुड़ के फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आपको बताए हैं कि श्वसन की क्रिया में जो कोशिका में ऑक्सीजन रहती है वो छोटी आंत द्वारा बने ग्लूकोज से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करती है? ऊर्जा मुक्त करती है और उस ऊर्जा के रूप में उष्मा ऊर्जा भी निकलती है। तो उष्मा का क्या हो रहा है? वहां पे निष्कासन हो रहा है ना, इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वही मैंने इसे स्पष्ट भाषा में लिखे हैं कि श्वसन क्रिया के समय हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा मुक्त करती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करती है और ऊर्जा के रूप में उष्मा ऊर्जा भी मुक्त करती है। तो जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। श्वसन क्रिया के दौरान उष्मा ऊर्जा का निर्माण होती है
इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया करती है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो वही मैंने समीकरण लिखा कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या मुक्त करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। और इसी ऊर्जा से हमारे शरीर का तापमान भी बना रहता है और साथ ही साथ हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, चाहे बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, दौड़ते हैं या एनीथिंग, कुछ भी क्रिया करते हैं तो इसी ऊर्जा के कारण हमारे शरीर में जितना भी क्रिया होती है। ठीक है, तो वैसे मैंने जितना भी समीकरण लिखा होगा वो संतुलित समीकरण होगा, उसे आप संतुलित कर लीजिएगा, क्योंकि संतुलित करने के लिए आपको बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से भी आते हैं। सवाल इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाइए और उसे संतुलित कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको सिखा चुके हैं कि जब भी गैस का लिखना होता है हमें संकेत, तो उसके साथ टू लगा के लिखते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाया, तो हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, तो गैस के लिए हम H नहीं लिखेंगे बल्कि H2 लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है, O2 लिखना है। और बनाएगा क्या, जल बनाएगा, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो ये समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इसे संतुलित करना, तो देखिए जरा सा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। इसे 2 ऑक्सीजन पुराने के लिए इसके आगे में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन तो पूर गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसे भी तो 4 हाइड्रोजन पुराना है, तो इसके आगे हम लोग कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये संतुलित समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हमें तैयार करना है। तो जिंक तो एक धातु है, गैस तो है नहीं, तो जिंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Zn लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र लिखिए, तो हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र होता है H2SO4 होता है। बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 होता है, प्लस हाइड्रोजन। देखिए तो हाइड्रोजन एक गैस है ना, अलग है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस के लिए क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। और गैस मुक्त होती तो ऊपर जाती है ना, इसलिए तीर का निशान कहां देंगे, ऊपर देंगे। अब इसके बाद देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये जो हम लोग त्रिभुज की तरह देते हैं ना, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो देखिए इसका हमें समीकरण तैयार करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे पहले, तो CaCO3 हो जाएगा इसका। अब इसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र देखिए तो CaO हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका संतुलित समीकरण नहीं है, इसीलिए इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCnO3 होता है, तीर का निशान। पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक गैस है ना, अलग है, इसका मतलब ये गैस है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, तीर का निशान ऊपर होगा, इसे भी हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके मन में होगा सर ये फॉर्मूला याद होगा तब ना, तो आपको बताए थे बेसिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नहीं देखे हैं, बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5, 6 और 7 देख लीजिएगा, हमारे वीडियो में मिल जाएंगे आपको 6, 5, 6 और 7। और जिसको अगर जड़ से मजबूत करना है केमिस्ट्री को, तो वो बेसिक केमिस्ट्री का टोटल वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो ये सूत्र लिखते हैं ना, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से 1, 2 जो है आपका सूत्र नहीं, बल्कि लगभग में 1500 यौगिक का सूत्र जो है आप अपने से तैयार कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने 1 लेसन चैप्टर 1 जो था आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको मैंने पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूं, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। तो लास्ट में कहेंगे धन्यवाद एवं जय हिंद।